इंदिरा शबनम इंदु, इंदिरा पूनावाला पेश करने जा रही हूँ अपनी एक कहानी बेफिक्र। मम्मी इधर तो आओ, मेरे साथ आकर बैठो। ममली सुनती रही। वो क्या? विशाखा ने कहा। ममली इधर आओ। क्या हुआ? मम्मी ने किचन से निकलते हुए उससे पूछा। मम्मी देखो, ये इश्तेहार कितना दिलचस्प है। 44 वर्ष के पुरुष को 50 साल की उम्र जीवन साथी चाहिए। लिखते हैं विधवा हो या तलाकशुदा। विशाखा ने मम्मी के दोनों हाथ पकड़ लिए। मम्मी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये इश्तेहार मुझे पढ़ के सुनाने के लिए क्यों लाई हो? मतलब बिल्कुल साफ है तुम्हारे लिए। पगली क्या कह रही हो? वही मम्मी के गोद में भरते हुए समझाने लगी। मम्मी देखो, महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। तुम्हें तो मालूम है कि चंद्रू शादी के दूसरे दिन ही वेस्ट इंडीज़ जाने वाला है। उनकी पोस्टिंग वहाँ हो गई है। कम से कम 3 साल तक हमें वहाँ रहना है। पीछे तुम अकेली रह जाओगी। मुझे तुम्हारी चिंता होती रहेगी। मैं परेशान होती रहूँगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से आज तक मैं तुम्हारे बगैर अकेली नहीं रही हूँ ना। मूर्ख कहीं की, कहते हुए मम्मी ने विशाखा के गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। जाने क्या क्या बकबक करती रहती है। क्या कह रही हो तुम? मम्मी फिर किचन में जाने लगी। विशाखा उसके पीछे पीछे आने लगी। विशाखा की ये बचपन की आदत थी। दुम की तरह मम्मी के पीछे पीछे वो चलती रहती थी जब बातें करनी रहती थी। घर में जब माँ काम करते करते एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती थी, बगीचे में, आंगन में, छत पे काम कर रहे, तो विशाखा भी उसके पीछे पीछे चिपके चिपके बातें करती रहती थी। बचपन से लेके अभी तक सिलसिला वही रहा है। मम्मी ने विशाखा का नाश्ता टेबल पर रख दिया। विशाखा ने रात फिर उसको छेड़ते हुए कहा, मैं छोटी सी तो पापा अंतकाल हो गए, उनका अंतकाल हो गया। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे पापा के न होने को कमी भी महसूस नहीं करने दी। मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनाया। आज मैं जो कुछ हूँ तुम्हारे लिए हूँ माँ। और तुम्हारे इस तपस्या के कारण तुमने शादी नहीं की। अब मैं स्वयं शादी करके तुम्हें अकेला कैसे छोड़ के चली जाऊं? मेरी अंतरात्मा ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करती है। नहीं तो शादी के लिए इनकार कर दूंगी मैं, और उम्र भर तक कुंवारी रहूंगी, तुम्हारे साथ में रहूंगी। जैसे तुम अपने पहाड़ जैसा जीवन मेरे साथ ही रही, तुमने कोई साथी को नहीं चुना मेरे लिए। मम्मी ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, अचानक तुम्हारे दिमाग में क्या क्या घुस जाता है? भूसा भर गया है क्या दिमाग में? मैं तुम्हारे दहेज जोड़ने की कोशिश में लगी हुई हूँ। ढेर सारी खरीदी कर रही हैं, शादी की पूरी व्यवस्था करनी है। मुझे अकेले को करनी है, और कौन करेगा? कपड़े, साड़ियाँ, जेवर, शादी के कई कार्ड छपाना, बटाना। मुझे तो महीने से कम नहीं लगेगा। जीवन मुझे काम करने में ही गुजर गया है। मम्मी ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, अचानक तुम्हारे दिमाग में क्या घुस गया है? विशाखा ने सिर खुजाते हुए कहा, मम्मी मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं रहना चाहती। ऑफिस में भी मन नहीं लगता, लेकिन क्या करूं? मोहिनी ने टेबल से नाश्ते का बर्तन समेटे। विशाखा अपने कमरे में चली गई तैयार होने के लिए। ऑफिस जो जाना था, वह रोज़ तो हल्के नीले रंग की पंजाबी ड्रेस निकाली और आसमानी रंग का दुपट्टा। वो बहुत ही उसमें सुंदर कढ़ाई की हुई थी। वह कढ़ाई मोहिनी ने अपने हाथों से की थी। विशाखा पर ये नीला दुपट्टा बहुत अच्छा सुंदर लगता था।
जूतों को के रैक से ड्रेस का मैच करता हुआ जूता निकाला। ड्रेसिंग टेबल पर जेवरों के डब्बे पड़े हुए थे, उसमें से स्टोन के टॉप्स निकाल के उसने पहने। नेकलेस भी हल्के नीले रंग का उसने पहना। कांच की चूड़ियाँ बॉक्स से निकाल कर एक छोटे से गोल बिंदी निकाली और सिर्फ कुर्ता टॉवल लेकर बाथरूम में चली गई। जाते हुए माँ से कहने लगी, मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, अगर मेरा फ़ोन आए तो कहना मैं नहाने गई हूँ। अच्छा मेरी बच्ची गबली बबली, मोहिनी ने कहा। और बगीचे तले नल से बाल्टी भर के पौधों को पानी देना उसने शुरू कर दिया। बगीचे में तुलसी का पौधा था, उसके चारों तरफ तुलसी कुंदन वन जैसे वृंदावन बना हुआ था। तुलसी में जल डालते हुए उसने अपने आप शांत महसूस किया और तुलसी के परिक्रमा देने लगी। तुलसी को कुंकू लगाने के बाद बेखुदी में उसके कुंकू भरी अंगुलियां अपने माथे पे चली गई और अपने माथे पे लगा दी और वह चौंक गई। दुपट्टे से कुंकू को पोंछ लिया। न जाने कहाँ से ये आज कैसा हुआ, क्यों हुआ ऐसा पता नहीं। विधवा होते हुए भी अनजाने में अक्सर अपने माथे पर कुंकू लगा देती थी और ये क्रिया मानो उसकी आदत सी बन गई थी। सब कुछ तैयार होने के बाद में वह कुंकू माथे पे जैसे लगाती थी, ऐसा उसको आदत थी। ये कोई छिपी हुई इच्छा तो नहीं मेरे मन के अंदर। उसने तुलसी और पीपल के पेड़ को आगे अगरबत्ती जलाई और घर के आंगन में बने हुए छोटे से मंदिर के आगे आसन लगाकर बैठ गई। खुला हुआ आंगन, पेड़ पत्ते, फूल झूले और छोटी से मंदिर में देवताओं की सात्विक चेहरे देखकर उसके मन में घुटन कुछ कम हुई। उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई। उसने पूजा के मंत्रों का उच्चार शुरू कर दिया और विधि पूर्वक पूजा करने लगी। उसने अपने को बहुत ही हल्का महसूस किया। कपूर, चंदन, अगरबत्ती की सुगंध से उसके घर में मानो मन का आंगन महकने लगा। फिर वह शांत चित्त होकर अपने घर के भीतर चली गई। नाश्ता किया, चाय पी। विशाखा मम्मी मम्मी करते पुकारते हुए आगे बढ़ी, खड़ी हो गई। मम्मी कैसी लग रही हूँ? नीले आसमान के नीले बादल का टुकड़ा दिखाई दे रही हूँ। दोनों माँ बेटी के सुरीले हंसने की आवाज़ फिजाओं में गूंजने लगी, मानो जल तरंग बज उठे हो। विशाखा हंसते हंसते माँ की गोद में समा गई और उसके माथे पे मीठा सा चुंबन देकर कहने लगी, अच्छा मैं चल रही हूँ, शाम को शॉपिंग करने चलेंगे। महकते हुए मुख की सुगंधित सांसों से घर में ताजगी बिखरा कर ऑफिस में वो चली गई। एक पल के लिए मोहिनी को अपने आप को बहुत ही अकेला और उदास महसूस किया, मानो शरीर से आत्मा निकल गई। विशाखा की जुदाई उसके जीवन में भरने लगी, रिक्तता सी होने लगी। एक ठंडी सांस भरकर वह अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में आकर उसने अपनी पति सुंदर का वार्डरोब खोला। उसने अपने पति सुंदर के कपड़े उसके स्वर्गवासी होने पर भी ज्यों के त्यों रखे हुए थे। सुंदर के पास ढेर सारे कपड़े थे, कपड़ों का शौकीन था। ऐसा ही अनेक पोशाकें गर्व करने के योग्य थी। खूबसूरत फुल शर्ट, ढेर सारी मैचिंग शर्ट्स, जुराब, टैप पीसेस, कफलिंग्स, रुमाल, नाना प्रकार की पोशाकें उसे उसे बहुत अच्छी लगती थी। जीन्स, नेहरू पायजामे, जैकेट्स, कुर्ता, पतलून, पठानी ड्रेस, धोती कुर्ता, सब उसे शालें, अलग अलग प्रकार के रंगों के स्वेटर्स थे उसके पास। गर्व से मोहिनी को कहते, देखो मेरे शाही कलेक्शन राजाओं और राजकुमारों के जैसा है, इससे मेरा व्यक्तित्व और भी उभर आता है। भगवान जा कैमरा तो ले आ, इस पोशाक में फोटो तो मेरा निकाल। ए मेरी प्रेम प्यारी अर्धांगनी, अगर कुछ हो जाए तो मेरा ये वार्डरोब जीवित रखना। जैसे इज़म में मम्मी लाशों की, जैसे म्यूज़ियम में मम्मी लाशों को जिंदा रखती है,
वैसा मुझे याद रखना और ये जिंदा रखना। उसने अश्रु भरी आंखों से कपाट खोला, ड्रावर में डालकर फोटो का एक एल्बम निकाला। सुंदर एल्बम में 2000 से अधिक फोटो थे, अलग अलग देशों विदेशों के पहरावों में, नाना प्रकार की पोशाकें, कभी कभी तो किराए पे ली हुई पोशाकें भी पहनकर, अलग अलग विग्स पहनकर, गेटअप करके स्मृति रखने के लिए फ़ोटो निकलवा देते थे। सुंदर को फोटो का एल्बम देखकर अलमारी बंद करके वह पलंग पर लेट गई और एक एक तस्वीर देखने लगी। मोहिनी ने तस्वीर के दिनांक समय लिख दिया था और बहुत सारे फोटो नीचे गीत गज़ल की पंक्तियां भी उसने लिख दी थी। घंटों वह फोटो के एल्बम को देखती रहती थी और याद करती रहती थी। मोहिनी का हर गुजरता हुआ पल कमरे में कैद करना चाहती थी या किसी गीत गज़ल अथवा कहानी में पकड़कर उसके दिल में समो लेना चाहती थी। अपने पति के स्वर्गवासी होने के बाद स्कूल कॉलेज की नौकरियां वो करने लगी थी और अपना समय बिताने लगी थी। उसने अपने पति के बाद सीने से लगा कर रखा उसने अपने पति की याद सीने से लगा रखी थी, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती थी। मोहिनी को एक किताब दिखाते रहे। हर दिन हर किताब को साफ सूखे कपड़े से साफ करते थे। आजकल मोहिनी स्वयं यह काम करने लगी थी। उसके किताबों को रोज़ पोंछ लेती थी, उसको फोटो को झटका देती थी। बेवकूफ़ विशाखा, इसके मुंह से एक सिसकी निकल गई और उसके मानो दूसरी सिसकियों को आमंत्रण किया। दूसरी सिसकी तीसरी सिसकी को चौथी और पांचवी, और वो जोर से फूट फूट के रोने लगी। मैं क्या इन यादों को छोड़ सकती हूँ? मैंने अपने पति को इन यादों के सहारे जिंदा रखा है। मुझे कोई किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं है। ये क्या सोचती है लड़की? मुझे इस कब्रिस्तान से मैंने अपने पति के यादों को कब्रिस्तान जैसे बनाकर, और ये लड़की मुझे इस कब्रिस्तान से बाहर निकालना चाहती है। मोहिनी ने अपने बाल ठीक किए, सुंदर की लाइब्रेरी से बाहर निकली। दरवाज़ा बंद करने के, चप्पल पहनी, जूते लाइब्रेरी में बाहर रखना उसके एक मंदिर समझना। सुंदर का एक कानून था कि जूते लाइब्रेरी में पहन के नहीं आना, लाइब्रेरी भी मंदिर होती है। वह अभी तक उसी नियमों को पालती रहती थी। वह छोटे से बगीचे में आ गई, प्यासी लताओं को पानी दिया। विशाखा के भांति भांति के पौधे और फूल पाल रखे थे, उनको वह पानी देने लगी। लव बर्ड्स के पिंजरे को साफ करते हुए रंग बिरंगी पक्षियों को दाना पानी देने लगी। मछलियों को टैग के उसमें विशाखा ने पाल के रखी थी, उसको वो आटे की गोलियां खिलाने लगी। उसकी खुराक देकर अपने आप को शांत महसूस किया। विशाखा के पाले हुए पशु पौधे उसके बगैर कैसे जी पाएंगे? कौन संभाल रखेगा ये सब चीज़ों की? चौंक कर उसने अपनी घड़ी में समय देखा। खाना पकाना है, विशाखा के ऑफिस में टिफिन लेके जाना है। इतनी सारी बातों यादों में अकेलापन वो महसूस कर सकती है, लेकिन विशाखा के बिछड़ने का ख्याल मात्र से ही वह बहुत ही घबरा जाती थी कि मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी। इसके पति का याद रखने का जख्म सूखने लगे थे, मगर अब मानो जख्मों को टाके फिर से खुलने लगे। बिटिया की शादी करके परदेश जा रही है, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन इस अटूट प्रेम में विरह सहन करना बहुत कठिन था। दोनों माँ बेटी का विचार था कि शादी करने के बाद विशाखा उसके शहर में रहेगी, मगर प्रेम देवता के रंग देखो कि परमात्मा ने जो स्वीकार किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी चंद्रू उसके ज़िंदगी में आ गया और उसे शर्त मिल रहा था कि वेस्ट इंडीज़ में 3 साल की नौकरी उसको करनी पड़ेगी। उसके बाद शायद कहीं और जगह वह अपना तबादला हर जगह करा सकता है।
चंद्रू के रिश्तेदारों को अपने बेटे की पसंद आ गई, सब कुछ तय हो गया। वह 1 महीने के बाद शादी होने वाली थी। उसने रसोई घर में आकर 2 सब्जियां पकाई, चावल बनाया, रोटियां सेक दी। भरत काम उसको खुद करने का शौक था। टिफ़िन वाले को टिफ़िन देते हुए, मेरी बच्ची बस अब कुछ महीनों की मेहमान है, फिर किसको मैं टिफ़िन भेजूंगी। ये घर उसने जिस घर में वो पैदा हुई थी, बैठना खड़े रहना सब सिखाया था, उसको छोड़ जाएगी वो। मुझे इतने बड़े घर में अकेला रहना पड़ेगा। अरे आज अकेले रोटी खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। पानी का गिलास पीकर शांत चित्त से पलंग की सोने के लिए आगे बढ़ी। इतने में दीवार में टंगी हुई घड़ी ने उसे याद दिलाया कि उसके समाधि का समय हो गया है। ये उसकी दैनिक दिनचर्या थी। उसने देखा कि लगातार दरवाजे की घंटी बजने लगी। उसकी आंख खुल गई। वह उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला। विशाखा थी। माँ के गोद में उठाकर गोल 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 घुमाने लगी। मैया, अम्मा, कुंभकर्ण की नींद सो रही थी क्या? इतने समय से बेल बजा रही हूँ, तुम खोल नहीं रही हो। अरे माँ, तुम्हारी ये नींद तो मुझे से जलन हो रही है। नौकरी छोड़ने के बाद, परदेश में जाने के बाद ढेर सारा खाना खाऊंगी, सोती रहूंगी। मुझे ऐश ही ऐश होंगे मेरे। टिफिन, पर्स, दुपट्टा सोफे पर फेंक कर हिरनी की तरह छलांग लगाकर फ्रेश होने के लिए वो चली गई। मोहिनी ने वॉश बेसिन से मुंह धोया, बाल संवारे, पाउडर सा हल्का सा पफ लगाया, रसोई घर तक बढ़ी। चाय और हल्का नाश्ता बनाकर ट्रे में रखकर बालकनी में आकर बैठ गई, जहाँ पर छोटे से गोल टीपाय पर 2 मूढ़े रखे हुए थे। शाम की चाय दोनों मिलके पीती थी। अब विशाखा के सारे दिन भर के समाचार शुरू हो गए। उस देखते देखते आंखों के सामने आमों से भरा हुआ वृक्ष, गहरी वादियाँ, झरने, बरसात की बूंदें, छम छम बल खाती नदियाँ सब उसे दिखाने लगी। और परदेश में जाती हुई परदेसन उसकी बेटी। वह अपने नाजुक दिल को बार बार याद दिलाती थी कि बिटिया जाने वाली है। वो मन को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। दिन पक्षियों के समान उड़ते जा रहे थे। विशाखा आंधी की तरह उड़ती हुई आई। मम्मी, जल्दी चाय भी पी लो, जल्दी तैयार हो जाओ, आज से खरीदारी शुरू कर दें, जल्दी 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 भैया, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। जब विशाखा बहुत लाड़ और दुलार में होती थी, अपने माँ को अलग अलग अनोखे अनोखे शब्दों से पुकारती थी। उसके मन ने आविष्कार किए हुए शब्द वो बोलती थी। दुनिया भर की भाषाओं के शब्द वो उसे बोलती थी और पुकारती थी। माँ को ममसी, मम्मा, मो, क्या क्या कहती रहती थी। उसकी मधुर बातें शीतल होती थी। शादी की तैयारियों में दिन रात जल्दी जल्दी बीतने लगे। एक शाम किसी कार्यवश विशाखा जल्दी जल्दी घर से निकल गई और डायरी टेबल में ही रह गई। उस डायरी में एक फोटो झांकता हुआ दिखाई दिया। मोहिनी ने अपने आप को रोक न सकी, फोटो निकाल लिया। अरे, उसके मुंह से निकल गया, अरे बदलने लगी, ये तो अर्जुन है। अर्जुन अर्जुन उसके स्कूल में और कॉलेज के साथ में जो पढ़ता था। हाँ, शादी से पहले मोहिनी और अर्जुन का बहुत गहरा प्यार था। प्यार का ये बीज बचपन से स्कूल के दिनों से बोया हुआ था, जिसका एहसास कॉलेज में साथ में पढ़ते हुए उनको महसूस हुआ। और बात प्यार की शादी मंडप तक न पहुंच सकी। अर्जुन की माँ ने उसके अपनी सहेली की बेटी से उसका ब्याह कर दिया था। अर्जुन अपनी माँ का फैसला नहीं मानता था, उसने वही फैसला मान लिया। शादी के बाद दोनों में एक दूसरे से जरा भी मेल जोल नहीं रखा। दोनों ईमानदारी से अपना अपना गृहस्थ धर्म निभाने में व्यस्त हो गए। और वह मोहिनी ने वह डायरी जिसमें अर्जुन के प्यार का वर्णन था, उसकी चिट्ठी, फोटो, उपहार, यादें सब इकट्ठी करके अग्नि में स्वाहा कर दी। और पवित्र मन से उसने सुंदर के साथ में 7 फेरे लिए थे। तन मन आत्मा से अपने उसको अर्पण किया था।
दरवाजे की घंटी बजी, उसने दरवाज़ा खोला। विशाखा थी। मम्मी मेरी डायरी, उसमें एक फ़ोटो था। ओह, ये तो तुम्हारे हाथ में ही है। मम्मी, मैंने इस महाशय के बारे में उस दिन तुमसे बात की थी। इन्हीं का इश्तिहार समाचार पत्र मैंने आया था और मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया था। भीतर रहो, आराम से बैठो, मैं जनाब से मिलकर आई हूँ, उसका फ़ोटो भी लेके आई हूँ। मैंने जब तुम्हारा फ़ोटो दिया था तो आश्चर्यचकित हो गए। कहने लगे, बेटा अजीब इत्तेफाक है, तुम्हारी मम्मी से तो मैं परिचित हूँ। लगभग 24-25 साल बिछड़ कर हो गए हैं और उन्होंने सारी बातें मुझे बता दी थी। तभी मैंने कहा था कि तुम भी शादी कर लो। मोहिनी बिल्कुल खामोश हो गई, मानो गूंगी बहरी हो गई थी। घर के दरवाजे की घंटी बजी, जोर जोर से बजने लगी। विशा ने दरवाज़ा खोला। शादी के में शामिल होने वाले मेहमान आए हुए थे। अरे, शादी में 2-4 दिन ही बच गए। ओहो, और एक अच्छा होटल एक 2-4 दिन ही बाकी रह गए। मेहमानों का स्वागत मोहिनी और विशाखा ने मिलकर किया। फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन चंद्रू का था। ससुराल वाले भी बेंगलोर में आ गए थे और एक अच्छे होटल में रह रहे थे। चंद्रू ने मोहिनी से शरारती आवाज़ में पूछा, मम्मी, दोनों शादियों का मंडप एक ही होना चाहिए और कोई इरादा? मोहिनी जब तक कोई उत्तर दे, चंद्रू ने फ़ोन रख लिया। चंद्रू और विशाखा ने मिलकर शादी की तैयारियां उसकी कर दी थी। मेहमानों के आओ भगत, मेहंदी, संगीत, सब गानों का, किसी के सिर खुजलाने का भी फुर्सत नहीं थी। मोहिनी ने किसी तरह अपने एक अकेलापन की पाने की कोशिश की। कुछ पल लाइब्रेरी में जाकर भीतर का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह शांत चित्त से एक जगह पर बैठी गई और समाधि में लीन हो गई। उसके शरीर की नसें ढीली होती गई और वो किसी ने आके दरवाज़ा खटखटाया। मोहिनी, मोहिनी, तुम्हारा फ़ोन आया है। उसने अपनी मूंदी हुई आंखें खोली, चेहरे पर हाथ घुमाया, जागृति में आ गई। धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। समाधि से चौंककर अचानक जल्दी बाहर नहीं निकलते। ऐसा करने से सारा शरीर कांप जाता है और मनुष्य अस्वस्थ सा महसूस होने लगता है। इसलिए उसकी समाधि में सारे नियम पूरे किए, फिर दरवाज़ा उसने खोला, फ़ोन उठाया। अरे, यह आवाज़ तो जानी पहचानी है। बरसों की, सदियों के बाद वो बातें आवाज़ सुनने लगी थी। वह उसके अनजाने सम्मोहन में डूब गई और चुपचाप उसकी सुनती रही। बेखुदी में उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, अर्जुन, मुझे भी तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है। ठीक है, तुम विशाखा से चंद्रू की बातें करो, मुझे तुम्हारी बातें ठीक लग रही है। फ़ोन रख दूँ? 10-15 मिनट के बाद विशाखा मम्मी के पास आई। मम्मी, जल्दी तैयार हो जाओ, चंद्रू का ने फ़ोन कर दिया है और सब लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। फोटोग्राफर को भी बुलाया है, जल्दी चलो। और 2 घंटों के बाद मोहिनी कानूनी तरीके से रजिस्ट्रार के सामने मोहिनी सुंदर मनसुखानी बन गई से मोहिनी अर्जुन दादलानी बन गई और 2 मिनटों में ही मोहिनी सुंदर मनसुखानी से मोहिनी अर्जुन दादलानी बन गई। यानी उसकी शादी अर्जुन के साथ हो गई। दोनों की शादियाँ माँ और बेटी की होगी। घर आकर सब विशाखा की शादी की तैयारी में जुट गए। कभी कुछ घटनाएं पलक झपकते ही हो जाती है। इंसान दांतों तले उंगली दबाने लगता है कि ऐसा मोड़ कभी आ सकता है क्या? वाह रे बेरंगी तेरे रंग। शादी के सजाए हुए मंडप में शहनाइयाँ बजने लगी। वातावरण में ब्याह पवित्र मंत्र गूंजने लगे। 7 परिक्रमाएं पूरी करके विशाखा और चंद्रू पति पत्नी के हो गए। पंडित ने पूछा, भाई, कन्यादान कौन करेगा? चंद्रू ने पंडित के हाथ से माइक लेकर कहा, मिस्टर अर्जुन दादलानी, कन्या के पिताजी अपने सुपुत्री का कन्यादान करेंगे। विशाखा ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, और श्रीमती मोहिनी दादलानी भी, मेरी माँ, मेरा कन्यादान करेगी। अभी दोनों पति पत्नी मेरा कन्यादान माँ बाप करेंगे। और दोनों को मिलकर कन्यादान किया। लग्न मंडप में थोड़ा समय के लिए खुसर फुसर हुई, मगर फिर
बधाइयों की आवाज़ें गूंजने लगी। विशाखा ने निश्चिंत होकर सुख भरी सांस ली और माँ की तरफ ममता भरी आंखों से देखने लगी, मानो कह रही थी, मम्मी देखो, किया ना मैंने तुम्हारा कन्यादान। अब मैं बेफिक्र होके विदेश चली जाऊंगी। यादों की कब्र से तुम्हें मैंने जीवित निकाल लिया। यादें जो कब्र की समान होती है।